नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020। जी। ये भारत की शिक्षा व्यवस्था में आप सोचिए 34 इयर्स बाद आया एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसने 1986 की नीति की जगह ली है। सही कहा। हमारे पास नीति का मूल दस्तावेज है और साथ ही इसके लागू होने की क्या स्थिति है, इस पर कुछ समीक्षा लेख भी हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि NEP 2020 के जो मूल सिद्धांत हैं, इसकी नई संरचनाएं, मुख्य पहलें, उनको समझें। हाँ। और खास तौर पर उन तथ्यों पर ध्यान दें जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बेहद जरूरी हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। NEP 2020 देखा जाए तो 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और ये सतत विकास लक्ष्य 4 मतलब SDG 4 उसके वैश्विक एजेंडा के हिसाब से है। अच्छा। और इसकी बुनियाद आप कह सकते हैं 5 स्तंभों पर टिकी है। पहुंच मतलब एक्सेस, समानता यानी इक्विटी, गुणवत्ता क्वालिटी, वहनीयता अफोर्डेबिलिटी और जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी। और इसे बनाने की जो प्रक्रिया थी वो भी काफी व्यापक थी। मतलब देश भर से करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉक, 676 जिलों से लगभग 2 लाख सुझाव मिले थे। अरे वाह। हाँ, और इसमें 2 समितियां बहुत महत्वपूर्ण रही। एक तो स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यन समिति जिसने 2016 में इनपुट्स दिए थे जी, और दूसरी पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति जिसने 2019 में NEP का मसौदा मतलब ड्राफ्ट तैयार किया। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। स्कूली शिक्षा में जो सबसे बड़ा बदलाव है, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई, वो है पुरानी 10+2 संरचना की जगह नई 5+3+3+4 संरचना का आना। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये संरचना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना होगा। इसे थोड़ा विस्तार से समझाएंगे? हाँ बिल्कुल। ये जो नई संरचना है ये बच्चों की उम्र और उनके विकास के चरणों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो इसमें 4 हिस्से हैं। हाँ। पहला है फाउंडेशनल स्टेज, ये 5 साल का है, 3 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए। इसमें पहले 3 साल तो आंगनवाड़ी या प्री स्कूल जिसे बाल वाटिका भी कह रहे हैं उसके होंगे। अच्छा। और अगले 2 साल कक्षा 1 और 2 के। यहाँ मुख्य जोर रहेगा खेल पर, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर, मतलब किताबों का बोझ कम। ठीक है। दूसरा है प्रिपरेटरी स्टेज, ये 3 साल का है, क्लास 3 से 5 तक, यानी 8 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए। अच्छा। इसमें भी खेल, खोज, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग तो रहेगी, पर साथ में कुछ हल्की पाठ्य पुस्तकें भी शुरू होंगी। और यहीं से अनुभवात्मक अधिगम मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जोर दिया जाएगा। अच्छा, तो शुरुआती 8 साल तो पूरी तरह से फाउंडेशनल और प्रेपरेटरी हो गए। इसकी बात क्या है? हाँ, इसके बाद आता है तीसरा मिडिल स्टेज, ये भी 3 साल का है, क्लास 6 से 8 तक, जो 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए है। जी। यहाँ से थोड़ी स्पेशलाइज्ड पढ़ाई शुरू होगी, मतलब विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी जैसे विषयों के लिए विशेषज्ञ शिक्षक होंगे। अच्छा। और अमूर्त अवधारणाओं मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझने पर जोर दिया जाएगा। ठीक है। और चौथा है सेकेंडरी स्टेज, ये 4 साल का है, क्लास 9 से 12 तक, 14 से 18 साल की उम्र के लिए। इसे आप 2 फेज में देख सकते हैं, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं। इसमें और गहराई से पढ़ाई होगी, क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस होगा और सबसे बड़ी बात, विषय चुनने में ज्यादा लचीलापन मिलेगा। वो जो पुरानी स्ट्रीम्स थी ना, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, हाँ, वो सख्त दीवारें अब नहीं होंगी। छात्र अपनी रुचि के हिसाब से विषय चुन सकेंगे। इस सेकेंडरी स्टेज में लचीलेपन की बात काफी सुनने में आई है, जैसे ये कि कक्षा 12 के बाद बाहर निकलने का भी विकल्प है। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। छात्र का चाहे तो क्लास 10 के बाद कोई वोकेशनल कोर्स या कुछ और करके निकल सकते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर बाद में वापस आकर क्लास 11-12 की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। अच्छा। और एक और बहुत जरूरी बात जो पहले नहीं थी, वो है 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मतलब ECCE। हाँ, ECCE। इसको अब फॉर्मल स्कूलिंग के दायरे में लाया गया है। ये आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका के जरिए दी जाएगी। और इसके लिए टीचर्स? हाँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को NCERT के नए पाठ्यक्रम के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी। 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स या 1 साल का डिप्लोमा, उनकी योग्यता के आधार पर। तो ये जो पूरी नई संरचना है और ECCE को शामिल किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
एग्जाम्स में अक्सर पॉलिसी के लक्ष्यों पर सवाल आते हैं। हाँ बिल्कुल, मुख्य लक्ष्य है बच्चों का समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। मतलब सिर्फ दिमागी नहीं बल्कि शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक हर तरह का विकास। साथ ही कोर्स के बोझ को कम करना, जो जरूरी है बस उसी पर फोकस, ताकि रटने की बजाय समझना, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, मतलब 21st सेंचुरी के जो स्किल्स हैं वो डेवलप हों। अच्छा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करके सीखना, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, स्टोरी टेलिंग, इन सब को पढ़ाई का हिस्सा बनाना। और जैसा मैंने कहा, एकेडमिक, वोकेशनल, एक्स्ट्रा करिकुलर, इनके बीच कोई सख्त बंटवारा नहीं। ठीक है। एनसीईआरटी इसके लिए स्कूल एजुकेशन का नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF-SC 2020-21 तैयार करेगा। हालांकि राज्यों को आजादी होगी कि वे अपनी जरूरत और कल्चर के हिसाब से सिलेबस और किताबें बनाएं। हाँ, वो लोकल फ्लेवर जरूरी है। और स्कूल बैग का वजन कम करना भी इसी का हिस्सा है शायद। जी बिल्कुल, वो भी इसी सोच का हिस्सा है। एक और चीज जिस पर NEP 2020 का बहुत जोर है वो है मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN। इसकी क्या अहमियत है? ये आप समझिए सबसे अहम चीजों में से एक है। असल में कई रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि हमारे स्कूलों में बच्चे क्लास तो पास कर लेते हैं, पर उनमें पढ़ने, लिखने और बेसिक हिसाब किताब की क्षमता भी ठीक से नहीं आ पाती। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, इसी कमी को दूर करने के लिए NEP ने इसे टॉप प्रायोरिटी दी है और इसके लिए एक नेशनल मिशन शुरू किया गया है, निपुण भारत। निपुण भारत, NIPUN भारत, ये नाम तो जरूर याद रखना होगा। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि साल 2026-27 तक, पहले 2025 था, अब इसे संशोधित किया गया है, तो 2026-27 तक क्लास 3 के आखिर तक सभी बच्चे समझ के साथ पढ़ना, लिखना और बेसिक मैथ्स सीख जाएं। अच्छा, इसके लिए कई चीजें की जा रही हैं। टीचर्स की भर्ती, टीचर स्टूडेंट रेशियो सुधारना, पीयर ट्यूटरिंग, वॉलंटियर एक्टिविटीज, स्कूल लाइब्रेरीज बनाना, खासकर गांव में, और एक नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी भी है। और वो विद्या प्रवेश। हाँ, विद्या प्रवेश क्लास 1 में आने वाले बच्चों के लिए 3 महीने का प्ले बेस्ड स्कूल तैयारी मॉड्यूल है। और इसमें दीक्षा पोर्टल, जो कि ई-कंटेंट का एक नेशनल प्लेटफॉर्म है, उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। ये तो हुई बुनियादी शिक्षा की बात। अब आते हैं भाषा के मुद्दे पर। इस पर NEP क्या कहती है? त्रिभाषा सूत्र और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेकर काफी बहस होती है। हाँ, भाषा का मुद्दा हमेशा संवेदनशील रहता है। NEP 2020 मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है और मानती है कि बच्चे अपनी मातृभाषा या घर की भाषा में सबसे अच्छा सीखते हैं। सही बात है। इसलिए नीति ये सिफारिश करती है कि जहां तक संभव हो, कम से कम क्लास 5 तक, और बेहतर हो कि क्लास 8 और उसके आगे तक पढ़ाई का मीडियम घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा हो। जहां तक संभव हो, मतलब ये बाध्यकारी नहीं है। हाँ, wherever possible का इस्तेमाल किया गया है, तो ये राज्यों पर छोड़ा गया है। बाद में उस भाषा को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जा सकता है। और त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, उसका क्या हुआ? उसमें कोई बदलाव है? इस पर कुछ राज्यों को आपत्ति भी रही है। त्रिभाषा सूत्र जारी रहेगा, लेकिन इसमें पहले से ज्यादा लचीलापन होगा। राज्यों, क्षेत्रों और छात्रों की पसंद का ध्यान रखा जाएगा। मतलब कोई भी भाषा किसी पर थोपी नहीं जाएगी। अच्छा, कोशिश ये होगी कि छात्र कम से कम 3 भाषाएं सीखें, जिनमें से कम 2 भारतीय भाषाएं हों। हाँ, ये सही है कि तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य इसका विरोध करते रहे हैं। वे इसे हिंदी थोपने की कोशिश मानते हैं और अपने यहाँ तमिल अंग्रेजी का 2 लैंग्वेज मॉडल फॉलो करते हैं। NEP इस विविधता का सम्मान करने की बात करती है। भाषा के विकल्पों में क्या क्या शामिल होगा? संस्कृत की क्या स्थिति है? संस्कृत को स्कूल और हायर एजुकेशन दोनों लेवल पर एक महत्वपूर्ण ऑप्शन के तौर पर रखा जाएगा। दूसरी क्लासिकल भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, फारसी, प्राकृत, ये भी विकल्प होंगे। सेकेंडरी लेवल पर छात्र विदेशी भाषाएं भी सीख सकेंगे, जैसे कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्चुगीज, रशियन। अच्छा। और एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत क्लास 6-8 में बच्चों को भारत की अलग अलग भाषाओं से परिचित कराने के लिए कुछ मजेदार एक्टिविटीज भी होंगी। और हाँ, इंडियन साइन लैंग्वेज ISL को पूरे देश में स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। ये बहुत जरूरी है। अब आते हैं मूल्यांकन यानी असेसमेंट पर। यहाँ भी रट्टाफिकेशन को खत्म करने की बात है। क्या बड़े बदलाव हैं इसमें? बिल्कुल, असेसमेंट का मकसद अब सिर्फ रटी हुई जानकारी जांचना नहीं होगा, बल्कि बच्चे की सीखने की क्षमता,
उसकी हायर ऑर्डर स्किल्स जैसे एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इनको परखना होगा। तो कैसे होगा ये? इसके लिए जो असेसमेंट है वो समेटिव, मतलब साल के अंत वाले एग्जाम से हटकर ज्यादा रेगुलर और फॉर्मेटिव होगा, मतलब जो पढ़ाई के दौरान ही चलता रहे, और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, योग्यता आधारित। और बोर्ड एग्जाम्स क्लास 10th और 12th के वो तो रहेंगे? हाँ, 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम जारी रहेंगे, लेकिन उनका रूप बदला जाएगा। उनका मेन फोकस होगा कोर कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स को टेस्ट करना। उन्हें आसान बनाया जाएगा ताकि कोचिंग पर निर्भरता कम हो, बच्चे ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दें। और स्ट्रेस कम करने के लिए छात्रों को साल में 2 बार परीक्षा देने का मौका मिल सकता है, एक मेन एग्जाम और अगर जरूरत हो तो एक इंप्रूवमेंट एग्जाम। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। इसके अलावा स्कूल लेवल पर क्लास 3, 5 और 8 में भी अथॉरिटीज द्वारा एग्जाम लिए जाएंगे जो बेसिक लर्निंग आउटकम्स को चेक करेंगे। इसी सिलसिले में परख का नाम आता है, ये क्या है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, परख। इसका पूरा नाम है परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है जिसे एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी के तौर पर स्थापित किया गया है एनसीईआरटी के तहत। अच्छा, इसका काम क्या होगा? इसका काम है देश भर के सभी स्कूल बोर्ड्स के लिए स्टूडेंट असेसमेंट के नियम, मानक और गाइडलाइंस तय करना। ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे, एनएएस और स्टेट अचीवमेंट सर्वे, एसएएस जैसी चीजों को गाइड करेगा और देश में लर्निंग आउटकम्स की ओवरऑल मॉनिटरिंग करेगा। ये नाम और इसका उद्देश्य दोनों एग्जाम के लिए जरूर याद रखने चाहिए। बिल्कुल। और टीचर्स की ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन को लेकर एनईपी में क्या कहा गया है? जी हाँ, टीचर्स की क्वालिटी पर बहुत फोकस है। NISHTHA प्रोग्राम, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, इसके तहत दीक्षा जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लाखों प्राइमरी टीचर्स और हेड्स को ट्रेनिंग दी गई है। और एक बहुत बड़ा बदलाव यह है कि 2030 तक टीचिंग के लिए मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होगी। ओह, 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड। हाँ, और जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स TEIs स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। टीचर्स को लगातार प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD के मौके मिलेंगे और एक नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग भी शुरू होगा जिसमें सीनियर टीचर्स नए टीचर्स को गाइड करेंगे। चलिए, ये तो हुई स्कूली शिक्षा की बात। अब जरा हायर एजुकेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ भी बड़े बदलावों की बात है, खासकर 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER को 50% तक ले जाने का लक्ष्य। ये तो बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। हाँ, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। अभी हायर एजुकेशन में GER करीब 27% है। इसे 2035 तक 50% करना है। इसके लिए इंस्टीट्यूट्स की संख्या और क्वालिटी दोनों बढ़ानी होगी। और यहाँ फोकस किस पर है? यहाँ मेन फोकस है होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन पर, मतलब आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज का साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, स्टेम के साथ संगम। स्टूडेंट्स को अलग अलग सब्जेक्ट्स चुनने की आज़ादी। IITs, IIMs जैसे इंस्टीट्यूट्स को भी ह्यूमैनिटीज वगैरह शामिल करके मल्टीडिसिप्लिनरी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। डिग्री स्ट्रक्चर में भी लचीलापन आ रहा है। वो मल्टीपल एंट्री एग्जिट वाली बात काफी चर्चा में। हाँ, अंडर ग्रेजुएट UG डिग्री में काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये 3 या 4 साल की हो सकती है और इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के ऑप्शंस होंगे। मतलब कैसे? जैसे 1 साल पूरा करने पे सर्टिफिकेट मिल सकता है। अच्छा। 2 साल पूरे करने पे डिप्लोमा, 3 साल में बैचलर डिग्री और 4 साल का मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम जो है वो पसंदीदा ऑप्शन होगा। और इसमें रिसर्च का भी ऑप्शन है? हाँ, जो स्टूडेंट्स रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 4थे साल में रिसर्च करके डिग्री विद रिसर्च ले सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG डिग्री के लिए क्या व्यवस्था है? PG में भी फ्लेक्सिबिलिटी है। जिन्होंने 3 साल की UG डिग्री की है उनके लिए PG 2 साल की होगी और जिन्होंने 4 साल का UG प्रोग्राम रिसर्च के साथ किया है उनके लिए PG 1 साल की भी हो सकती है या फिर 5 साल का इंटीग्रेटेड बैचलर मास्टर प्रोग्राम भी हो सकता है। अच्छा। और एक और जरूरी बात, MPhil प्रोग्राम को बंद कर दिया जाएगा। MPhil बंद हो जाएगा, ओके। एक और टर्म जो बार बार सुनने में आ रहा है वो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ABC। ये क्या है और स्टूडेंट्स के लिए कैसे फायदेमंद होगा? ये भी एग्जाम के नजरिए से जरूरी लगता है। हाँ, बिल्कुल जरूरी है। ABC मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये एक तरह का डिजिटल क्रेडिट लॉकर है। डिजिटल लॉकर? हाँ, इसमें स्टूडेंट्स अलग अलग मान्यता प्राप्त हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स HEIs से जो भी क्रेडिट कमाएंगे वो डिजिटली जमा होते रहेंगे।
अच्छा, फिर स्टूडेंट्स इन क्रेडिट्स का इस्तेमाल अपनी डिग्री पूरी करने के लिए कर सकते हैं, चाहे उन्होंने ये क्रेडिट्स अलग अलग इंस्टीट्यूट से या अलग अलग टाइम पर लिए हों। इससे स्टूडेंट्स को अपनी स्पीड से पढ़ने और इंस्टीट्यूट्स बदलने में बहुत आसानी होगी। ये तो कमाल का आइडिया है। इसके साथ ही IITs और IIMs की तरह ही देश में वर्ल्ड क्लास मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटीज मेरूज स्थापित की जाएंगी। ठीक है। संस्थागत स्तर पर क्या बदलाव है? कॉलेजों की एफिलिएशन सिस्टम का क्या होगा? लक्ष्य ये है कि धीरे धीरे सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बड़े मल्टीडिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय, कॉलेज या HI क्लस्टर बने जिनमें कम से कम 3000 छात्र हों। और यूनिवर्सिटी की परिभाषा भी थोड़ी बदलेगी। इसमें रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज, टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज और ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज ACS शामिल होंगे। और अफिलिएशन? हाँ, जो मौजूदा अफिलिएशन सिस्टम है जिसमें हजारों कॉलेज एक यूनिवर्सिटी से जुड़े होते हैं, उसे अगले 15 सालों में धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। कॉलेजों को एक्रेडिटेशन के बेस पर ग्रेडेड ऑटोनॉमी दी जाएगी ताकि वे खुद अपनी डिग्री दे सकें। अच्छा, मतलब कॉलेज ज्यादा स्वायत्त होंगे? हाँ, अंततः हर कॉलेज या तो एक ऑटोनॉमस डिग्री देने वाला कॉलेज बन जाएगा या किसी यूनिवर्सिटी का हिस्सा, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बन जाएगा। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना की बात भी है। इसका क्या महत्व है? NRF की स्थापना ये NEP 2020 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य मकसद है देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में, खासकर स्टेट यूनिवर्सिटीज में जहां रिसर्च अभी थोड़ी कमजोर है, रिसर्च और इनोवेशन की कल्चर को मजबूती से बनाना और से सपोर्ट करना। ये कैसे करेगा? NRF मेरिट बेस्ड लेकिन बराबरी के मौके देते हुए पीयर रिव्यू के बाद सभी विषयों, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज में रिसर्च के लिए फंडिंग देगा। ये अच्छे रिसर्च को पहचानेगा और पुरस्कृत भी करेगा। इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या भारत में रिसर्च पर कम खर्च होता है? हाँ, ये एक बड़ी वजह है। भारत का रिसर्च और इनोवेशन में निवेश हमारी GDP का सिर्फ 0.69% है। सिर्फ 0.69%? हाँ, जो अमेरिका 2.8%, इजराइल 4.3%, दक्षिण कोरिया 4.2% जैसे देशों से बहुत कम है। NRF से उम्मीद है कि रिसर्च फंडिंग को बढ़ाने और सही दिशा देने में मदद करेगा। रेगुलेटरी सिस्टम में भी एक बड़े बदलाव का प्रस्ताव है, HEC का गठन। ये क्या है? ये हायर एजुकेशन के रेगुलेशन में एक बड़ा फेरबदल है। अभी क्या है कि UGC, AICT, NCT जैसे कई रेगुलेटरी बॉडीज हैं। हाँ, बहुत सारी हैं। NEP इन सबको मिलाकर एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी बनाने का प्रस्ताव करती है। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़कर बाकी सारी हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगा। एक सिंगल बॉडी, HECI। इसके तहत अलग अलग काम कैसे होंगे? HECI के 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स होंगे, मतलब 4 अलग अलग शाखाएं, हर एक का अपना काम होगा। NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ये रेगुलेशन का काम करेगा। इसका सिद्धांत होगा लाइट बट टाइट, मतलब नियम कम लेकिन पालन सख्ती से। लाइट बट टाइट, ओके। 2, NAC, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये एक्रेडिटेशन का काम करेगा। ये खुद एक्रेडिटेशन नहीं देगा, बल्कि एक्रेडिटेशन देने वाली बॉडीज के लिए स्टैंडर्ड तय करेगा, मतलब ये एक मेटा एक्रेडिटेशन बॉडी होगा। अच्छा। 3, HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, ये फंडिंग का काम करेगा जो अभी UGC करता है। ठीक है। 4, जनरल एजुकेशन काउंसिल, ये स्टैंडर्ड सेटिंग का काम करेगा। ये लर्निंग आउटकम्स तय करेगा जिन्हें ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स कहा जाएगा। ये नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NHEQF भी बनाएगा। ये पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर और मेरिट पर आधारित होगा। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण, इंटरनेशनलाइजेशन को लेकर NEP का क्या नजरिया है? NEP का लक्ष्य भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना और एक पसंदीदा ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन बनाना है। इसके लिए कई कदम उठाए जाएंगे। जैसे विदेशी छात्रों की मदद के लिए हर इंस्टीट्यूट में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिस होगा। इंडियन और फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के बीच रिसर्च और टीचिंग कोलैबोरेशन बढ़ाया जाएगा। फैकल्टी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा परफॉर्म करने वाले इंडियन यूनिवर्सिटीज को विदेश में कैंपस खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जैसे IIT मद्रास ने जंजीबार में खोला है, IIT दिल्ली ने अबू धाबी में। हाँ, ये खबरें आई थी। इसी तरह दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को भारत में ऑपरेट करने की इजाजत दी जाएगी। इसके लिए कानून बनाया जाएगा, जैसे गुजरात की गिफ्ट सिटी में विदेशी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, और फॉरेन यूनिवर्सिटीज से मिले क्रेडिट्स को भी मान्यता दी जाएगी। इनके अलावा कुछ और प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर नीति ध्यान देती है, संक्षेप में उन पर भी बात कर लेते। वोकेशनल एजुकेशन के बारे में क्या खास है? वोकेशनल एजुकेशन
जिसे अब तक थोड़ा कम आंका जाता था, एनईपी उसे मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट करने पर जोर देती है। अच्छा। लक्ष्य है कि 2025 तक स्कूल और हायर एजुकेशन के कम से कम 50% स्टूडेंट्स को वोकेशनल एजुकेशन का एक्सपोजर मिले। 50%? ये कैसे होगा? इसके लिए क्लास 6-8 के दौरान बच्चों को 10 दिन का बैगलेस पीरियड मिलेगा, जिसमें वे लोकल कारीगरों जैसे बढ़ई, कुम्हार, माली इनके साथ इंटर्नशिप करेंगे। वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। हाँ, और भारत का जो पारंपरिक ज्ञान है, लोक विद्या, उसे भी सिलेबस में शामिल किया जाएगा। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को और बढ़ाया जाएगा। स्कूलों में स्किल लैब्स बनेंगी। और इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ जैसी प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में? इन्हें भी हायर एजुकेशन सिस्टम का ही हिस्सा माना जाएगा। एनईपी चाहती है कि जो स्टैंडअलोन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, हेल्थ यूनिवर्सिटीज, लॉ या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी धीरे धीरे मल्टी डिसिप्लिनरी बने। मतलब उनमें ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स भी हों। मेडिकल एजुकेशन में भी होलिस्टिक अप्रोच की बात है, जैसे एलोपैथी के छात्रों को आयुष सिस्टम की बेसिक जानकारी हो और आयुष वालों को मॉडर्न मेडिसिन की। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर क्या योजना है? पैंडेमिक के बाद ऑनलाइन एजुकेशन का महत्व तो बहुत बढ़ गया है। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर एनईपी का बहुत जोर है। इसके लिए एक ऑटोनॉमस बॉडी, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाई जाएगी। NETF? हाँ, ये टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल डेवलपमेंट पर आइडियाज एक्सचेंज करने का एक प्लेटफॉर्म होगा। दीक्षा और स्वयं जैसे जो मौजूदा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्हें और मजबूत किया जाएगा। डिजिटल डिवाइड को कम करने पर भी फोकस रहेगा। NDR मतलब नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर का विकास भी इसी दिशा में है। और अंत में एडल्ट एजुकेशन और भारतीय भाषाओं के संवर्धन पर भी कुछ बता दें। एडल्ट एजुकेशन का लक्ष्य है 2030 तक 100% यूथ और एडल्ट लिटरेसी हासिल करना। इसके लिए NCERT एक नया करिकुलम फ्रेमवर्क बनाएगा, जिसमें बेसिक लिटरेसी, न्यूमरेसी के साथ साथ डिजिटल, फाइनेंशियल, लीगल लिटरेसी और लाइफ स्किल्स पर फोकस होगा। और भारतीय भाषाओं, कला, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI बनाने का प्रस्ताव है। पाली, फारसी और प्राकृत के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट बनेंगे। क्लासिकल, ट्राइबल और जो लुप्तप्राय भाषाएं हैं, उनके संरक्षण के लिए कोशिशें होंगी। हायर एजुकेशन में भी मातृभाषा, स्थानीय भाषा में पढ़ाने को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये तो हुए नीति के बहुत सारे महत्वाकांक्षी प्रावधान। अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की। पिछले कुछ सालों में इसके कार्यान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन की क्या स्थिति रही है? जो समीक्षा लेख है, उनके आधार पर कुछ मुख्य उपलब्धियां और चुनौतियां क्या नजर आती हैं? हाँ, इम्प्लीमेंटेशन हमेशा एक बड़ा सवाल होता है। कुछ साल हो गए हैं एनईपी को आए हुए और इसकी प्रगति की समीक्षा भी हो रही है। कुछ मुख्य उपलब्धियां अगर देखें तो निपुण भारत मिशन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार 4 करोड़ से ज़्यादा छात्रों और लगभग 9 लाख स्कूलों तक इसकी पहुंच बनी है। अच्छा। NISTHA के तहत प्राइमरी लेवल के 42 लाख से ज़्यादा टीचर्स को ट्रेन किया गया है। PM श्री स्कूल योजना शुरू हुई है, जिसमें मौजूदा स्कूलों को अपग्रेड करके NEP के अनुरूप मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है। लगभग 14,500 का लक्ष्य है। पहले फेज में 6448 स्कूल चुने गए हैं। PM श्री। हाँ, हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट शुरू हो गया है। 13 भाषाओं में होता है और 240 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हैं। CUET तो काफी चर्चा में रहा है। NCRF और ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स लॉन्च हो चुके हैं और स्टूडेंट्स इनका इस्तेमाल भी करने लगे हैं। विद्या प्रवेश मॉड्यूल लगभग सभी राज्यों और यूटीज में लागू हो गया है। परख की स्थापना NCERT के तहत हो गई है। हाँ, परख। NDER और स्कूलों में वॉलंटियर पार्टिसिपेशन के लिए विद्यांजलि पोर्टल शुरू हुए हैं। इंटरनेशनल लेवल पे IITs ने विदेश में कैंपस खोले हैं और विदेशी यूनिवर्सिटीज ने भारत में GFT सिटी में। ये तो काफी सकारात्मक पहलू दिख रहे हैं। चुनौतियां क्या हैं? क्योंकि बिना चुनौतियों के तो इतना बड़ा बदलाव संभव नहीं। चुनौतियां भी काफी गंभीर हैं, सही कहा आपने। सबसे बड़ी चुनौती है राज्यों के बीच आम सहमति की कमी। कई नॉन BJP शासित राज्य जैसे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, वो त्रिभाषा सूत्र, क्लास 5 तक मातृभाषा में पढ़ाई की अनिवार्यता, जिसे वे हिंदी थोपना मानते हैं, और CUET जैसे प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। ये तो एक बड़ी बाधा है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस की कमी। खासकर ECCE के लिए आंगनवाड़ियों की तैयारी पूरी नहीं है, क्वालिफाइड टीचर्स की भारी कमी है और गांव में डिजिटल डिवाइड एक बड़ी समस्या है।
एनईपी के लिए जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य अभी भी दूर है। हाँ, 6% का लक्ष्य। 4 साल की यूजी डिग्री को अपनाने की रफ्तार धीमी है। कई यूनिवर्सिटीज अभी भी 3 साल की डिग्री ही चला रही हैं। टीचर एजुकेशन में सुधार अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। टीचर एजुकेशन के लिए नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफटी अभी तक नहीं आया है। 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड को बड़े पैमाने पर लागू करना एक चैलेंज है। अच्छा। मातृभाषा में पढ़ाना, खासकर हायर क्लासेस में और अलग-अलग सब्जेक्ट्स के लिए टीचर्स और टीचिंग मटेरियल के कारण मुश्किल हो रहा है। और आखिर में भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश में इतनी बड़ी पॉलिसी को एक जैसा और असरदार तरीके से लागू करना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी और जटिल प्रक्रिया है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो एनईपी 2020 वाकई भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश है। हाँ, कोशिश तो है। इसका उद्देश्य है लचीलापन, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और फाउंडेशनल स्किल्स पर फोकस। इसमें टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, रिसर्च को बढ़ावा और रेगुलेटरी सुधार भी शामिल है। बिल्कुल। तो तैयारी करने वालों के लिए नई स्कूल संरचना 5+3+3+4, निपुण भारत, पराख, HECI, NRF, ABC जैसी मुख्य पहलें, GER को 50% करने और FLN हासिल करने जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्य, और हाँ, इम्प्लीमेंटेशन की मुख्य उपलब्धियां और चुनौतियां, इन सब को समझना और याद रखना बेहद जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। ये पॉलिसी निश्चित रूप से एक प्रोग्रेसिव और कॉम्प्रिहेंसिव विजन पेश करती है। लेकिन देखिए, कागज पर बनी पॉलिसी की असली परीक्षा तो उसके जमीनी कार्यान्वयन में ही होती है, और भारत की विविधता को देखते हुए ये आसान नहीं है। यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है, जब शिक्षा ज्यादा लचीली, स्किल ओरिएंटेड, मल्टीडिसिप्लिनरी होगी और लाखों लोगों तक इसकी पहुंच बढ़ेगी, जैसा कि एनईपी का इरादा है, तो इसके क्या अप्रत्याशित, मतलब अनइंटेंडेड सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक नतीजे हो सकते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये सोचना वाकई दिलचस्प होगा कि शिक्षा में ये बदलाव आने वाले दशकों में भारत के सामाजिक ताने बाने को किस तरह से एक नया आकार देगा।